ये कहानियां हैं इक्वालिटी के लिए हो रहे प्रयासों की, जिसकी हमारे समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है। L&T फाइनेंस का CSR विंग विकास की रफ्तार में पीछे रह गए लोगों के लिए एक मुहिम लेकर आया और सफलता की लकीर खींच गया। जी हां, हम बात L&T फाइनेंस डिजिटल सखी प्रोजेक्ट की कर रहे हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, केरल में ग्रामीण जनता को फाइनेंशियली और डिजिटली स्ट्रांग करने की मुहिम की कहानियां हमने आपको ऑडियो पॉडकास्ट के जरिए सुनाई। अब बारी है वीडियो पॉडकास्ट की, जिसमें आप मिलेंगे उन पात्रों से जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया, खासतौर पर डिजिटल सखियां, महिला उद्यमी और कम्युनिटी के लोग। हम आपको इन लोगों के संघर्ष की कहानियों से रूबरू करवाएंगे। L&T फाइनेंस का CSR डिपार्टमेंट अन्य राज्यों की तरह यूपी और बिहार में भी ये प्रोजेक्ट चला रहा है। शुरुआत राजस्थान में भी हो गई है। राजस्थान के उदयपुर में प्रोजेक्ट के लॉन्च के मौके पर हमने बात की L&T फाइनेंस के MD और CEO सुदीप्तो रॉय और L&T फाइनेंस की कंपनी सेक्रेटरी और चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर अपूर्वा राठौर से। तो पहले एपिसोड में पेश है MD और CEO श्री सुदीप्तो रॉय से बातचीत। देखिए और जानिए क्या है उनका विजन। नमस्ते, स्वागत है आपका L&T फाइनेंस डिजिटल सखी वीडियो पॉडकास्ट में। मैंने अपनी आवाज के जरिए आप लोगों की यात्रा करवाई भारत के अलग अलग राज्यों में, जहां से आपने डिजिटल सखियों की कहानियों को सुना। हम वीडियो पॉडकास्ट लेकर हाजिर हैं और सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहानियां सिर्फ कल्पनाओं में नहीं होती हैं, उसके अलावा जो रियल लाइफ की कहानियां होती हैं ना, वो हमें मोटिवेट करती हैं। किसी ने बहुत तरक्की हासिल की, किसी ने ऐसा कुछ किया जिससे समाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसी ही एक कहानी है ये डिजिटल सखियों की, जिसमें हम देखते हैं कि दूर दराज के गांवों में महिलाओं को कैसे मौका मिल रहा है ताकि वो डिजिटली साक्षर हो सकें और अपने साथ अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकें। तो आज इस पहले एपिसोड में हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे बातचीत करने के लिए जो मेहमान हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर सुदीप्तो रॉय, जो कि L&T फाइनेंस के MD और CEO हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो पॉडकास्ट में। थैंक यू मनीष, आपका पॉडकास्ट में मेरे को आमंत्रण करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया। शुरुआत करते हैं सर, अभी हाल ही में आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, हालांकि आपका अनुभव बहुत बड़ा है, उस पर मैं आऊंगा। तो ये जो L&T फाइनेंस के जो प्रोजेक्ट हैं, L&T फाइनेंस को लेकर ओवरऑल आपका विजन क्या है और आप क्या कुछ बदलाव लाने जा रहे हैं? देखिए, L&T फाइनेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो L&T ग्रुप की पार्ट है और ऑलमोस्ट क्लोज टू 70% स्टेक है L&T ग्रुप की इसमें। तो अगर सब लोग L&T लार्सन एंड टुब्रो के बारे में बात करें तो सब लोगों को लगता है बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है, इंडिया का अव्वल नंबर का इंजीनियरिंग कंपनी है, प्रॉब्ली वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कंपनी। लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि इंजीनियरिंग छोड़ के भी L&T ग्रुप में बहुत बड़ा सर्विसेज पार्ट है। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज है, LTI माइंडट्री, LTTS लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और L&T फाइनेंस रहा L&T ग्रुप का फाइनेंस आर्म। राइट। आप देखिएगा तो 30 साल पहले L&T फाइनेंस का एक्चुअली स्थापित हुआ था। एक्चुअली 1994 में L&T फाइनेंस स्थापित हुआ था। सो 2024 में एक्चुअली हम अभी नवंबर में हमारा 30 साल खत्म होने जा रहा है। सो 30 साल से तो हम है इंडिया में फाइनेंशियल डोमेन में। अभी जैसे आपको पता है कि हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, और जैसा RBI का डेफिनेशन जो है उसमें जो अपर लेयर NBFCs है उसमें से हम एक है। ठीक है। राइट। तो हमारी जो अभी बैलेंस शीट साइज है ये है 88,000 करोड़, 88,000 करोड़। और हमारी ख्वाहिश है कि ये नेक्स्ट 3-4 साल में, 4 साल में अब इसको पहले तो हम 2 लाख करोड़ के आसपास लेके जाए। तो ये तो पहली सॉर्ट ऑफ टारगेट है। आप जैसे देखेंगे कि L&T फाइनेंस पहले होलसेल बिजनेस में थोड़ा इन्वॉल्व था, लेकिन हमने जो 2021 में L&T ग्रुप का जो IC होता है, इंडिपेंडेंट कंपनी जो होता है, उसका जो एनुअल प्लान होता है उसको हम लक्ष्य प्लान्स बोलते हैं। तो 2021 में हम L&T फाइनेंस का जो लक्ष्य प्लान किया था 2026 तक, उसमें हमने बोला था कि हमने पूरा रिटेल कंपनी
कॉर्पोरेट लेंडिंग जो था वो बिजनेस से हम थोड़ा रिटेल की तरफ शिफ्ट करेंगे जी। तो हमने और उसमें 4 हमने टारगेट्स लिए थे जो 2026 तक हमको कंप्लीट करना था। तो पहली टारगेट ये थी कि 80% रिटेलाइजेशन, 80% से ज़्यादा रिटेल बिजनेस कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एल&टी फाइनेंस का 2026 में। 25% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होना चाहिए। अपना जो ग्रॉस स्टेज 3 लॉस रेट और नेट स्टेज 3 जो लॉस रेट है वो -3% और 1% के नीचे होना चाहिए। और रिटर्न ऑन एसेट जो है 2.8 to 3% के बीच में होना चाहिए। तो जैसे हमारी रिटेलाइजेशन अभी है 95%, हमारी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 30% के ऊपर चल रहा है। हमारे जो ग्रॉस स्टेज 3 है वो 3% से थोड़ा ज़्यादा है, एक ही पैरामीटर जिसमें हमने अभी तक हासिल नहीं कर पाया। लेकिन नेट स्टेज 3 जो है वो 1% से नीचे है। और जो पहले जो बोले थे रिटेल रिटर्न ऑन एसेट्स वो 3% से ऊपर चला गया। तो हमने बोला कि अभी कंसोलिडेटेड रिटेल रिटर्न ऑन एसेट्स हम 2.8 to 3% बनाएंगे। लेकिन हमारी जो टारगेट है अभी, पहले तो आपको मैंने बताया कि हम 2 लाख 4 साल में हम 2 लाख करोड़ पहुँचने का कोशिश करेंगे। हम लोग और कोशिश करेंगे कि जो हम डिफाइन करते हैं एक वर्ड, अगर हम आप देखेंगे कि हमारी एनालिस्ट रिपोर्ट में हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं फिनटेक एट स्केल। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो एल&टी फाइनेंस के जो सारे जो बिजनेसेस है ये कंप्लीटली डिजिटली ड्रिवन हो और स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटली ड्रिवन हो। ओके, राइट। और जिसमें हम जो थोड़ा सा ये हो सकता है कि स्टीरियोटाइप जैसा सुने, लेकिन हम एक्चुअली रियल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल यूज ऑफ मशीन लर्निंग अभी हमारे बिजनेस में करना चालू किए हैं। तो जैसे हमारी जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है इसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग करें, डिजिटली ड्रिवन करें। एक्विजिशन फ्रेमवर्क इज ऑलरेडी डिजिटल, जैसे हमारी पूरा प्लेटफॉर्म सभी हमारे जैसे एल&टी फाइनेंस के अगर फ्रंट एंड देखेंगे हमारे सेल्स के बंदे एक पीस ऑफ पेपर यूज नहीं करते, सब डिजिटल है। राइट। तो डिजिटल एक्विजिशन, डिजिटल अकाउंट मेंटेनेंस, डिजिटल सर्विसिंग एंड डिजिटल कलेक्शंस, ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं, पूरा हमको ये कंप्लीट करना है। तो बेसिकली एक फिनटेक एट स्केल, अ कंप्लीटली डिजिटल ड्रिवन कंपनी, कंप्लीटली बॉटम लाइन फोकस्ड विद सुपीरियर मार्केटिंग कैपेबिलिटीज एंड सुपीरियर पीपल कैपेबिलिटीज। और लक्ष्य है कि हम 2 लाख करोड़ के पहुंचे और 3% रिटर्न ऑन आरओए कंसिस्टेंट बेसिस पे हमारे कस्टमर, हमारे शेयर होल्डर्स को डिलीवर करें। तो लक्ष्य तो काफी हद तक आपने हासिल कर लिया, इसके लिए मैं पहले ही आपको बधाई देता हूं। जो बचा है उसके लिए आगे की शुभकामनाएं। अब एक बात आती है, जो इतनी बड़ी कंपनियां होती हैं और एल&टी फाइनेंस किसी परिचय का मोहताज नहीं है आज की डेट में, और आपने बताया भी कि किस तरीके से 30 सालों से हाँ जी ये कंपनी काम कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन बड़ी कंपनियों का जो एक दायित्व होता है वो सामाजिक दायित्व होता है, जिसमें कि हम डिजिटल सखी जैसे प्रोजेक्ट देख रहे हैं कि आप महिलाओं को इसमें सशक्त बना रहे हैं और उनके जरिए सोसाइटी, कम्युनिटी के लोगों को भी मजबूत बना रहे हैं। तो एक पहलू तो ये हुआ। दूसरा, जब आप बड़ी कंपनी चला रहे होते हैं तो उसका बिजनेस का गोल होता है, बिना उसके कुछ भी, मतलब घर में भी बिना पैसे के हम कौन सा नेकी का काम कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें जो हैं इसको कैसे अलाइन, मतलब क्या सामंजस्यता इसमें आप देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इसमें आपको एक चीज जो कभी कभार खुल के बाहर नहीं आती है कि जितने NBFCs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, ज़्यादातर फाइनेंशियल लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप देखे, बैंकों भी में देखे, ज़्यादातर फोकस जो बिजनेस का रहता है वो अर्बन एरियाज में रहता है। ठीक है, अर्बन एरियाज में, क्योंकि अर्बन एरियाज में डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, अर्बन एरिया में रिटर्न बनाने का स्कोप ज़्यादा है, क्रेडिट रिस्क भी मैनेज करने का, क्योंकि डेटा अर्बन एरिया में काफ़ी ज़्यादा हद तक अवेलेबल है। तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का जो पहलू है वो अर्बन एरिया में स्ट्रॉन्गर है। एल&टी फाइनेंस ऐसी एक कंपनी है जिसका फुटप्रिंट 50% रूरल, 50% अर्बन है। ओके, ये बड़ा यूनिक चीज़ है, राइट। और हमारी जैसे देखेंगे कि हमारे रूरल कस्टमर्स, जैसे आप माइक्रो फाइनेंस में NBFCs में आप NBFC और NBFC MFI मैंने NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पकड़ ले तो उनमें से हम शायद सबसे बड़ा हमारा बैलेंस शीट साइज है। 26,000 करोड़ की हमारी माइक्रो लोन्स की बैलेंस शीट साइज है। और अगर आप देखेंगे कि ट्रैक्टर बिजनेस देखेंगे जो ज़्यादातर रूरल है, उसमें से 14,000 करोड़ की बैलेंस शीट है। तो हमारा जो 28,000 करोड़ की बैलेंस शीट है, उसमें से अपवर्ड्स ऑफ 44-45,000 करोड़ हमारी रूरल बैलेंस शीट है।
ओके। तो अभी देखिए रूरल एरिया में तो हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, और देखिए रूरल एरिया में अगर हम देखें, स्पेशली हम महिलाओं के बारे में बात करें, आपने एक अच्छी बात करी कि महिला की सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जिसको हम बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहे हैं, थोड़ा एक्सेप्शन है, हिली एरियाज में हमेशा मैट्रियार्कल का भी सोसाइटी होता है, बट ज़्यादातर इंडिया में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो उसमें वुमेन को और महिलाओं को फ्रंट पे आना, खुद से व्यापार करना, अपना बिजनेस खड़ा करना, ये नॉर्मल प्लेस नहीं था। लेकिन ये जो लार्ज वर्कफोर्स है, राइट, जो वुमेन वर्कफोर्स है, इसका अगर पार्टिसिपेशन, अगर प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन या जीडीपी क्रिएशन में लगे तो नथिंग कैन बी बेटर फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। और इसमें 3 चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए। रूरल एरियाज में क्या होता है, रूरल एरियाज में पहले तो चाहिए कि एक्सेस टू कैपिटल। अभी अर्बन एरियाज में क्या, एक्सेस टू कैपिटल सब, एक्सेस टू मार्केट सब है। 3 पहलू हमको देखना चाहिए। रूरल एरिया में पहले तो एक्सेस टू कैपिटल, फिर एक्सेस टू मार्केट और रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ कैपिटल, ये तीनों चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी एक्सेस टू कैपिटल देखें तो रूरल एरियाज में अभी बैंक्स पहुंचे हैं, लेकिन बैंक से ज्यादा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं ये रूरल एरियाज में पहुंचे हैं। जो वित्तीय का जो प्रावधान है, राइट, ये जो एक्सेस टू कैपिटल है, ये काफी पहले क्या होता था, मनी लेंडर के पास जाते थे, राइट, और किसी को बिजनेस करना है, किसी को किसी का किराना दुकान चलाना है, किसी का वेजिटेबल वेंडर शॉप चलाना है, फलों का दुकान चलाना है, एनिमल हजबेंड्री या मिल्क ठीक बात है, हाँ, बिजनेस करना है, पहले तो मनी लेंडर के पास। और मनी लेंडर का क्या है कि उनका तो जो ब्याज है, राइट, वो सूदखोरी और हाँ, वो तो इसलिए जो एक्सेस टू कैपिटल, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लाइक अस, हमने इसका काफी हद तक सॉल्व किए हैं। अभी एक्सेस टू मार्केट सब देखें, अभी रास्ते बहुत अच्छे हो गए। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बोलिए, जो हाईवेज का नेटवर्क बना है, एक्सेस टू मार्केट्स और डिजिटाइजेशन काफी हुआ है। तो एक्सेस टू मार्केट्स, ये दोनों के कारण एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू मार्केट्स थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिजिकल इंफ्रा बड़ा है, लेकिन लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल नेटवर्क्स अच्छे अभी तक गांव में नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो लोग समझते नहीं है, रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ कैपिटल, कि अगर आपने किसी से लोन लिए है तो कितना तक आप ले सकते हैं, व्हाट इज योर रिपेमेंट कैपेसिटी, आपका अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, राइट, अगर आप छोटा सा एक धंधा आप चालू किया है, उसमें मुनाफा हो रहा है कि नहीं, इसका अंडरस्टैंडिंग, राइट, उसका जो आपका जो रोटेशन ऑफ कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल ठीक से हो रहा है कि नहीं, आपको अगर मार्केट में अगर प्रोडक्ट पहुंचाना है, सोचिए अगर कोई पिकल्स बना रहा है, राइट, अगर आपको आप एक विलेज में पिकल्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा, आप जो देखा होगा शार्क टैंक में, देखा मैंने, पिकल मैन्युफैक्चरर्स एक खास ब्रांड है बिहार का जो कि अचार बनाते हैं, और नाउ इट हैज गॉन नेशनल। तो जो एक्सेस टू मार्केट्स है, राइट, इसका जो टूल्स और इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, वो वुमेन में कम थी। तो हम जब माइक्रो फाइनेंस में, हमारी माइक्रो फाइनेंस की जो लेंडिंग का जो कैनवस है, 6.5 million women, 65 lakhs, 6.5 million are our customers। तो जब तक हमको लगा कि नॉट ओनली हमको ये महिलाओं को ट्रेन करना चाहिए, नॉट ओनली हाउ टू यूज दिस कैपिटल टू स्टार्ट देयर बिजनेस, अपना धंधा कैसे चालू करे टू यूजिंग दिस कैपिटल, बट ऑल्सो हाउ टू मैनेज द कैपिटल, हाउ टू मैनेज द बिजनेस, ऑल्सो टीच देम हाउ टू डू इट डिजिटली। जैसे किसी को बैंक अकाउंट खोलना, किसी को डिजिटल पेमेंट्स करना, किसी को इंफॉर्मेशन कुछ निकालना, किसी को अमेजोन से अगर कुछ लाना है तो कैसे ला सकते हैं, ई कॉमर्स में कैसे हमारा अगर कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे तो अमेजोन में जाके कैसे स्टोर खोल के चालू करने का, ये सब जो सारे चीज़ें हैं, इनको सिखाने के लिए हमारा ये डिजिटल सखी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम बोलेंगे कि डिजिटल सखी इज अ ब्रिज बिटवीन द enablement of business digitally and also financial literacy to a large proportion of our borrowers। जो हमारी women महिला ग्राहक है, उनको सिखाने के लिए ये बड़ा एक जरिया है। और आप देखेंगे कि अभी हमने ये 2017 में चालू किया, अभी 2000 डिजिटल सखियां हैं हमारे, 10 स्टेट्स में अभी चल रहा है जी। और जो
एक्सपीरियंस है हमारी। पहले तो हमने जब 2017 में चालू किया था तो हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये सक्सेस होगा। बट आप भी देखे होंगे, आप भी हमारे साथ गए होंगे, मैं देख रहा हूं कि ये जो प्रोग्राम जो है, तो मैं ये शब्द यूज करना नहीं चाहूंगा कि इट हैज बीन अ रनअवे सक्सेस, बट इट हैज बीन क्लोज टू अ रनअवे सक्सेस। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा सर, इसमें मैं जो सामाजिक बदलाव हुए हैं उसको बहुत करीब से मैंने देखा है, लेकिन जहां तक बिजनेस वाला पहलू है, और दूसरी बात जो आपने बताई उससे मैं खुद प्रभावित हुआ, जैसा कि आपने बताया, उसको मैं सरल शब्दों में बताऊं तो हम फिल्मों में देखा करते थे, पहले गांवों में साहूकार होते थे, जमींदार होते थे, वो कर्ज पे पैसे देते थे और बेचारा किसान उसमें पिसता रहता था। तो उसको किस तरीके से बेहतर बना रही है ये कंपनी, उसको सर ने अभी समझाया हमें। एक बात और जानूंगा सर आपसे, चूंकि आपका लंबा अनुभव रहा है फाइनेंस और बैंकिंग का, क्या पिछले सालों में इस दिशा में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है, खासतौर पे ग्रामीण जनता को लेके, रिमोट एरिया के इलाकों को के लोगों के लिए ये वैक्यूम था? ये देखिए, थोड़ा तो वैक्यूम था, लेकिन मैं बोलूंगा कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश है कि, और देखिए 4,40,000 विलेजेस है, अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख विलेजेस है ठीक बात है कंट्री में। तो 4.5 लाख विलेजेस में जो लास्ट माइल डिलीवरी और एक्सेस टू कैपिटल, ये आसान चीज नहीं है। तो इसमें बहुत काम और भी करना है, और क्योंकि अर्बन एरियाज में बिजनेस करने से रिटर्न्स अच्छे हैं, रूरल एरियाज में काम करना बहुत डिफिकल्ट है। और रूरल में आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, रूरल एरिया में आप जब अर्बन एरिया में लैंड करते हैं तो आप इंडिविजुअल को लैंड करते हैं, ठीक बात है, अर्बन। लेकिन अब रूरल एरिया में जब लैंड करते हैं, इंडिविजुअल को तो लैंड करते हैं, लेकिन एक इकोसिस्टम को लैंड करते हैं। जैसे हमने ट्रैक्टर को लैंड किया आपने, ठीक, ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गांव में फसल कैसा होगा, राइट, एमएसपी का सपोर्ट कैसा होगा, उसमें से प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ऊपर नीचे कैसे जाएगा, राइट, बारिश कैसे हुई। पहले तो मैं जिस काम में मैं करता था, मैं बारिश का महत्व तो समझता नहीं था। अभी तो मैं बारिश का महत्व समझ गया कि बारिश इज द लाइफलाइन ऑफ द रूरल इंडिया। ग्रामीण क्षेत्र का बारिश इज लाइफलाइन। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट पहले हम बोलते थे कि व्हाई इज मॉनसून सो इम्पोर्टेंट, बारिश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इकोनॉमी के लिए। अभी मैं लास्ट 15 महीने में जो एल&टी फाइनेंस का हाल मैं संभाला हूँ, अभी मेरे को समझ रहा है कि जो 50% जो हमारी रूरल बिजनेस है, बारिश कितना अहम है हमारे बिजनेस अच्छी तरह चलाने के लिए। क्योंकि बारिश होता है तो क्रॉप्स अच्छे होते हैं, फसल अच्छा होता है, फसल अच्छा होता है तो इनकम फ्लो बढ़ता है, इनकम फ्लो बढ़ता है तो लोगों की कंजम्पशन पावर बढ़ता है, और अगर कंजम्पशन पावर बढ़ता है तो ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट होता है, डिमांड फॉर क्रेडिट और भी आता है। तो क्रेडिट का डिमांड बैक एंडेड है, फ्रंट एंडेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले क्रेडिट दिया उसके बाद डिमांड है, पहले तो डिमांड आता है एक्चुअल फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। अच्छा फसल, अच्छा बारिश, गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम क्रॉप प्राइसेस एटसेट्रा। तो अगर रूरल इकोनॉमी हेल्दी रहेगा तो कंजम्पशन होगा, जितना कंजम्पशन होगा उतना क्रेडिट डिमांड आएगा। पहले क्या है कि अभी ग्रुप क्रेडिट होता है, इसका नेचुरल प्रोग्रेशन होगा। जैसे 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 मैं साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया घूमता हूँ विलेजेस में, अब अगर देखेंगे साउथ इंडिया में आप जाएंगे ना, साउथ इंडिया में अभी तक विलेज करके कुछ है नहीं, ये मेरा अनुभव है। विलेज करके कुछ नहीं है, विलेज करके और कुछ है नहीं। जो ट्रेडिशनल हम विलेज देखते हैं ना, जैसे टाली का बना हुआ है छत, राइट, और मिट्टी का बना हुआ है दीवार, राइट, ऐसा आंगन है, गाय बछड़े घूम रहे हैं, ऐसा कच्चा रास्ता है, जो ओरिजिनल रोमांटिक इंडिया विलेज, ऐसा साउथ इंडिया में भी है नहीं। ज्यादातर तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में, तेलंगाना में भी। हाँ, अभी आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो पक्के घर है, सीमेंट की रास्ता है, प्रॉपर मेटल टारमैक रोड्स है, सबके घरों के ऊपर डिश एंटेना लगे हुए हैं, घर के अंदर पूरा एकदम ब्रिक का बना हुआ है, प्रॉपर एकदम फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स है। तो सेमी अर्बन हो चुका है। ओके, साउथ में रूरल, रियल रूरल, जो ट्रेडिशनल रूरल वो है नहीं। अभी भी ट्रेडिशनल रूरल कुछ कुछ पॉकेट्स में, बिहार में, यूपी में, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा बहुत है। हाँ, उड़ीसा में देखा मैंने, लेकिन वहां पे भी हालत बहुत फास्ट बदल रहा है। बिल्कुल, उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है, थोड़ा बहुत मैं घूमता हूँ, लेकिन हालात भी वहां पे बहुत फास्ट बदल रहे हैं, राइट। तो जैसे इंडिया का रूरल इंडिया इज चेंजिंग वेरी फास्ट,
और ये अगर हम रेगुलरली रूरल एरिया में जाएंगे तो समझेंगे। और भी कुछ योजनाएं हैं क्या इस तरीके से, मतलब जो बदलाव आ रहा है उसमें तो मैं ये साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि जो ये इनिशिएटिव्स हैं ना, हाँ, जो आप लोग ले रहे हैं, हाँ, निसंदेह इसके लिए आप लोगों को श्रेय जाता है। इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हम जाके देख के आते हैं, कोई भी जाके देख सकता है। तो इससे संबंधित क्या कुछ और भी विजन आपके मन में है जो कि आप सोच रहे हैं कि भाई इस तरीके से हम ग्राम्य जीवन और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, हाँ जी, उनकी जिंदगी बदल सकते हैं? देखिए दो कपल ऑफ चीजें हम कर रहे हैं। जैसे हमारी ओवरऑल सीएसआर की जो जैसे हमारी तो बहुत महिला है, राइट, और महिलाएं हैं, और उसमें क्या है कि स्किल डेवलपमेंट, जैसे गवर्नमेंट का भी जो फोकस है स्किल डेवलपमेंट में बहुत फोकस है। तो अभी जैसे हम अभी डिजिटल सखी में क्या है कि महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी का एक हम कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ हमारा नेक्स्ट पहलू रहेगा स्किल डेवलपमेंट। और जैसे हमारी जो 4 आधार है हमारे सीएसआर के, पहली आधार है कि डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी, सेकेंड आधार है कि क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये जो सेकंड आधार है क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी। आपको जैसे पता है कि वाटर टेबल लेवल्स फॉल हो रहा है, सस्टेनेबल फार्मिंग का ज़रूरत है कंट्री में, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे अपूर्वा जी मेरे को हाल ही में लेके गए थे कर्नाटका में, पावागढ़ में, तो वहाँ पे क्या है कि कर्नाटका का वो जो एरिया है काफ़ी रॉकी एरिया है, और उसमें क्या है कि लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फैलो लैंड है जहाँ पे कुछ फसल उगता नहीं है, नॉर्मली इजीली उगता नहीं है। तो ऐसे फैलो लैंड हम लिए, फिर वहाँ पे उसको इजरायली टेक्निक से और नया फार्मिंग टेक्निक से, जिसमें एरिड और फैलो लैंड पे भी जैसे पोमग्रेनेट की पौधे उगाए। और जब मैं गया तो वो पोमग्रेनेट एक एक ट्री में 50-60 पोमग्रेनेट एकदम राइप पोमग्रेनेट से, वो देख के इतना अच्छा लगा कि और वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 साल में वो एकदम मैंने पूरा टर्न अराउंड हो गया। एक्चुअली ये विजन प्रोफेशन की बात तो हो गई, लेकिन मुझे हमेशा लगता है, मैं देख रहा हूं किस तरीके से आप लगे हुए हैं, इतना ज्यादा काम करना और ये सब कुछ प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, मोटिवेट कैसे होते हैं आप? देखिए फाइनली मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आप कुछ कर रहे हैं तो उसका अगर कुछ रिजल्ट्स दिखता है, मोटिवेशन उसी से आता है, राइट। अभी कुछ होता है कि कुछ रिजल्ट्स इमीडिएटली आते हैं, कुछ रिजल्ट्स मीडियम टर्म में आते हैं, कुछ रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में आते हैं। तो जिसको बोलते हैं ग्रीन शूट्स, जिसको बोलते हैं ना, जब ग्रीन शूट्स दिखते हैं तो उससे मोटिवेशन आता है कि पूरा ट्री अभी तक बना नहीं है, लेकिन मन में क्या है कि मन में ट्री की छवि है। और जो ग्रीन शूट्स जो दिखता है, राइट, जैसे हम अभी काम कर रहे हैं काफ़ी दिशाओं में काम कर रहे हैं, जैसे बिजनेस को और कैसे शार्पन करें, न्यू डिजिटल मॉडल्स और डिजिटल क्रेडिट अंडरराइटिंग मॉडल्स कैसे बनाएं, प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे ध्यान दें, प्रॉफिट कैसे बढ़ाए, जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे मीट करें, जो पीपल ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे मीट करें। जैसे हमने हाल ही में हमारा ग्रेट प्लेसेस टू वर्क का हमारा सर्टिफिकेशन हुआ। वैसे छोटे छोटे जो कदम है, राइट, ये छोटे छोटे कदम बहुत प्रेरणा देती है। Good. और ये जो ग्रीन शूट्स निकलते जाते हैं ना, उससे प्रेरित होते हैं कि जर्नी तो बहुत लंबा है, लेकिन ये छोटे छोटे ग्रीन शूट्स सर ठीक है, काम करके तो अच्छा लगता है, नतीजे अच्छे आते हैं तो भी अच्छा लगता है, लेकिन कई बार को देखिए आखिरकार हम लोग हैं इंसान ही। हाँ जी। मैं जब बहुत ज्यादा काम कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कुछ करना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो तो होता ही है, तो मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ। हाँ जी। आपको फोटो खींचने का मौका मिलता है या नहीं? सुना कि आप फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, तो फोटोग्राफी मेरा पैशन है। ओके। तो देखिए वैसे मैं तो फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। अच्छा। तो उसी में मैं ज़्यादातर मेरा जो फ्री टाइम है, फ्री टाइम तो कम ही मिलता है, पर जब भी फ्री टाइम मिलता है, वीकेंड में मिलता है एक अच्छा सा, अगर सैटरडे संडे कुछ मिला तो मैं जंगल में निकल जाता हूँ। तो जंगल में जैसे आप सोचे राजस्थान में रणथंभौर, MP में बांधवगढ़, कान्हा, महाराष्ट्र में टडोबा, राइट, कॉर्बेट, ये सब निकल जाता हूँ मैं। और टाइगर से काफ़ी लगान है। अभी लोग बोलेंगे टाइगर से लगान है तो कैसा आदमी है, लेकिन मैं सच में बोलूँगा टाइगर से तो बड़ा लगान है। सो अभी कुछ टाइगर कंजर्वेशन का भी काम हम करना चालू करेंगे। वाह। और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम जो अनुभव मेरा रहा है, मैं 10-12 साल से जंगल में जा रहा हूँ, कंजर्वेशन का जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, यही सॉल्व करना बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके। राइट। और
जो मैं जो जंगल में जाता हूँ तो एक सुकून मिलता है कि वो मेरे लिए मेडिटेशन है। वो लेंस के पीछे में जो आँख में जाता है तो सब कुछ शट आउट हो जाता है। तो लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करने से आपको डिटैचमेंट मिलता है, आपको स्ट्रेस रिलीफ होता है। वो लेंस के पीछे जो, कैमरा के पीछे जो मेरा आँख जाता है वही मेरा मेडिटेशन है। ये मैं जानना चाह रहा था और आपने बताई ये बात। समय बहुत कम है लेकिन फिर भी एक सवाल का जवाब दीजिए। एक इंजीनियर वो फिनांस और मैनेजमेंट में आया और इतना सारा कुछ कर रहा है, ये सफ़र कैसा था? समय कम है, मैं बार बार कह रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से मौका मिले जिसमें मैं आपसे तसल्ली से बात कर सकूँ और जो छोटे छोटे जवाब ले रहा हूँ इसको थोड़ा लंबा कर सकूँ, लेकिन फिर भी बताइए ये। देखिए, हम जब बड़े हुए हैं तब टाइम में तो मम्मी पापा का था कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, नौकरी हो जाए तो और कुछ सोचो मत, राइट। मेरे को तो बचपन से बहुत इकोनॉमिक्स बहुत पसंद था। और बंगाली को तो नॉर्मली इकोनॉमिक्स पसंद रहता है। तो अभी क्या है कि मेरा मन था इकोनॉमिक्स पढ़ने का, ठीक। लेकिन मेरा फादर ठहरे हुए केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर थे। इंजीनियरिंग का प्रोफेसर थे दुर्गापुर, तब तो REC थे इंजीनियरिंग कॉलेज, अभी NIT है। तो मैं तो बड़ा हुआ हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मेरे सारे दोस्त लोग जो थे, बाकी प्रोफेसर्स के बच्चे थे, वो लोग भी सब बोले इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। तो मैं भी पहुंच गया इंजीनियरिंग पढ़ने। और पढ़ा तो बहुत खूब पढ़ा तो ठीक ठाक, IIT खड़गपुर। हाँ, फिर 2 साल इंजीनियरिंग का काम किया, इंडियन ऑयल में 2 साल इंजीनियरिंग का काम किया। लेकिन वो था कि कमर्शियल स्फेयर में, बिजनेस स्फेयर में काम करने की एक इच्छा थी। जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तभी भी इच्छा थी। तो फिर 2 साल इंजीनियरिंग में काम किया इंडियन ऑयल में, फिर MBA किया। फिर उसके बाद तो बिजनेस और कमर्शियल एरिया में पढ़ाओ चालू हो गया। लेकिन जो इंजीनियरिंग DNA है ना, वो कभी छूटा नहीं है। अभी भी जब हमारे लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन करते हैं, मैं उसमें घुसता हूँ, उसमें बारीकी से घुसता हूँ। ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ। आप डिजिटली सारी चीज़ें हो रही है, AI लाने की बात आप कर रहे हैं, तो ये शायद परिपूर्णता है जिस वजह से आप इतना आगे का सोच के एक्शन प्लान बना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बट एक बात और कहूँगा, बहुत सारे सवाल होते हैं, कुछ ऐसा रह गया जो आप बताना चाहते हो मैंने पूछा ना हो आपसे? हाँ, यही मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, L&T फाइनेंस का जो जर्नी है, L&T फाइनेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, वो अभी हाल ही में हम चालू किए हैं 2021 से। जो रिटेल फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन वो हम चालू किए हैं। और अभी इतना है कि हम हाफ वे आए हैं। हाफ वे आए हैं। लेकिन हमारी मकसद है कि जो इन द नेक्स्ट 3-4 साल में ये कंपनी को इंडिया का वन ऑफ द फॉरमोस्ट डिजिटली फाइनेंशियली एनेबल्ड कंपनी में ट्रांसफर करे, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में ट्रांसफर करे, जो इक्वली अर्बन कस्टमर्स और रूरल कस्टमर्स के काम है। और फाइनली इट्स ऑल अबाउट नेशन बिल्डिंग। Larsen & Toubro has been always about nation building, and we will be very proud of the fact that if L&T Finance अगर Larsen & Toubro कंपनी जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसके से कंधा मिला के नेशन बिल्डिंग का काम में और भी जुड़ जाए। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आप राष्ट्र निर्माण के काम में ऐसे ही लगे रहें और आप अपने मंजिल को हासिल करें। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि फिर बातचीत हो आपसे और लंबी बात करें हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।